नमस्कार, मैं हूं अशोक राज। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिव्य दृष्टि इंस्टीट्यूट सिविल सर्विस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज जो टॉपिक्स है प्री और मेंस दोनों को लेकर है और साथ में हर एग्ज़ाम में आने की उपयोगिता रहती है। कोई भी एग्ज़ाम वनडे का भी हो सकता है। जो टॉपिक है ये अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिणी विजय, दक्षिणी अभियान जो रहा है उत्तर भारत को जीतने के बाद में दक्षिण विजय जो करते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीत लिया, लेकिन उसे अपने दिल्ली सल्तनत साम्राज्य में नहीं मिलाया, हासिल नहीं किया। उसके पीछे क्या कारण रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे। विशेष मुद्दे पर चर्चा किया जाएगा और विस्तृत में विधिवत चर्चा करेंगे जो प्रत्येक एग्जाम में आते हैं। हम चर्चा करते हैं, यदि ये भारत है, अगर भारत की बात करते हैं तो भारत का देखिए बहुत बढ़िया हम मैप नहीं बना पाते हैं, फिर भी बनाने की कोशिश किया जा रहा है। भारत है, भारत में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये विंध्यन पर्वतमाला है, विंध्यन पर्वतमाला, साफ साफ लिखना पड़ेगा, विंध्यन या विंध्याचल कहिए, विंध्यन पर्वतमाला, पर्वत रेंज है ये यही है। तो विंध्यन पर्वत रेंज जो है, पर्वतमाला है, इसका इधर वाला पार्ट जो है उत्तर साइड में हो गया और इधर की बात करते हैं तो दक्षिण साइड। ये नॉर्थ दिखा देता है और ये साउथ में हो जाता है। इतना सब जान रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी ये दिल्ली में है, दिल्ली के पास में एक सीरी है, सीरी में अपनी राजधानी बनाया है और इसलिए बनाए हैं क्योंकि मंगोलों का आक्रमण सबसे ज़्यादा अगर होता है तो अलाउद्दीन खिलजी के समय होता है। पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा मंगोल का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ है तो खिलजी शासनकाल में। खिलजी में भी किसके शासनकाल में तो यही अलाउद्दीन खिलजी हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगोलों का आक्रमण होता है, इसलिए सीरी का दुर्ग का निर्माण कराया, बहुत सुदृढ़ दुर्ग, और साथ में सीरी को अपनी राजधानी बनाया। तो गुजरात अभियान जीतने के बाद में देखिए हुआ क्या था, हम भूमिका समझेंगे कि यहाँ से ये दिल्ली है, अगर बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है, दिल्ली में अपनी इनकी है फौज है, पूरा व्यवस्था है, सुल्तान यहीं पर बैठ रहे हैं। तो उत्तर भारत में ज़्यादा से ज़्यादा इनका साम्राज्य बनाया था। इनके चाचा या कहिए इनके ससुर जो है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने पूरा का पूरा बना ही दिया था। उन्हीं को अपने चाचा अपने ससुर की हत्या करके, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की हत्या करके ये अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठे हैं। इनका बचपन का नाम या वास्तव में नाम जो कहते हैं अली गुर सासप था। अलाउद्दीन के नाम से, खिलजी के नाम से गद्दी पर बैठते हैं। इन्होंने सबसे पहले गुजरात को, अगर उत्तर भारत की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट यहीं से समझना है, भूमिका हम यहीं से देखेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने एक गुजरात को हड़पते हैं, गुजरात को जीतते हैं। अब गुजरात को क्यों जीता गया है, गुजरात को जीतने का मेन कारण क्या रहा था? उन दिनों गुजरात जो था सर्वाधिक समृद्ध था, सर्वाधिक समृद्ध गुजरात उन दिनों जो है सबसे ज़्यादा समृद्ध था और शक्तिशाली था। सबसे ज़्यादा समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था ये कौन? गुजरात। और गुजरात की राजधानी उस समय अनिहलवाड़ा थी। क्या था? अनिहलवाड़ा, अनिहलवाड़ा, इसी को पाटन के नाम से भी जाना जाता है और कई नाम से भी जाने जाते हैं। तो अनिहलवाड़ा इनकी राजधानी है गुजरात की। कठियावाड़ क्षेत्र है, कठियावाड़ राज्य था उस समय, गुजरात का नाम नहीं था, नाम था कठियावाड़। कठियावाड़ राज्य हुआ करता था और इसकी राजधानी क्या थी? अनिहलवाड़।
अनियलवाड़ा या पाटन भी कह सकते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले गुजरात को जीत लिया। यहाँ का शासक जो था, यहाँ का शासक राय कर्णदेव था, राय कर्णदेव। यहाँ का शासक कौन था? राय कर्णदेव, गुजरात का शासक राय कर्णदेव। जब अलाउद्दीन खिलजी ने इसको लूटा, इसको जीता, आक्रमण किया, तो यहाँ पे 2 सेनापतियों को भेजा था। एक सेनापति का नाम है नुसरत खां, नुसरत खां, और दूसरे सेनापति का नाम है उलूग खां, उलूग खां। ये 2 सेनापति को भेजा था अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान के लिए। इसी अभियान में ही नुसरत खां को जो है एक हिंदू हिजड़ा, जिसे किन्नर कहते हैं, प्राप्त हुआ था, जिसको जो है दिल्ली दरबार में लेके जाते हैं। दिल्ली दरबार में लेके जाते हैं तो अलाउद्दीन ने नुसरत खां से 1000 सोने के सिक्के दे करके, स्वर्ण दिनार, उसको सोने का दिनार कहा जाता था, 1000 स्वर्ण दिनार में नुसरत खां से खरीद लिया था अलाउद्दीन ने, और उसी का नाम बाद में पड़ता मलिक काफूर। यहीं से प्राप्त हुआ था नुसरत खां को। क्या प्राप्त हुआ था? नुसरत खां को प्राप्त हुआ था, एक हिंदू था, किन्नर था, हिंदू किन्नर हिजड़ा प्राप्त हुआ था, बंदी बना के लेके जाते हैं। इसी नुसरत खां से अलाउद्दीन ने 1000 स्वर्ण दिनार में, इस किन्नर को कितने में खरीदा अलाउद्दीन ने? 1000 स्वर्ण दिनार, स्वर्ण दिनार में खरीदा था इस किन्नर को, और इसका नाम दिया गया है मलिक काफूर। इसी का नाम क्या दिया गया बाद में? मलिक काफूर, मलिक काफूर। इसलिए इस मलिक काफूर को चूंकि 1000 दिनार स्वर्ण दिनार में खरीदा गया था, इसीलिए इस मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। इस मलिक काफूर को क्या नाम दिया? दूसरा नाम दिया गया है 1000 दिनारी, 1000 दिनारी। ऐसे भी लिख सकते हैं दिनारी, दिनारी ऐसे भी हो सकता है, 1000 दिनारी। तो 1000 दिनारी किसे कहते हैं? मलिक काफूर को कहते हैं, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने इस मलिक काफूर को 1000 स्वर्ण दिनार दे करके नुसरत खां से खरीदा था। क्योंकि नुसरत खां इसको, इस अभियान में जो है यही दोनों सेनापति ने नुसरत खां को प्राप्त हुआ था। ये जो यहाँ का राजा था राय कर्णदेव, राय कर्णदेव, ये अपनी पुत्री के साथ भाग आया था। इसके बगल में अगर महाराष्ट्र, आज महाराष्ट्र की बात किया जाए तो महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है, इतना लगभग क्षेत्र आता है। तो इतना क्षेत्र जो था ये यादव वंश का था, यादव वंश, और ये इसकी राजधानी जो थी ये देवागिरी थी। इसकी राजधानी देवगिरी, देवगिरी, इसकी राजधानी देवगिरी थी। यादव वंश का ये पूरा का पूरा राज्य है, यादव वंश के नाम से राज्य जाना भी जाता है, यादव राज्य है, और इसकी राजधानी देवगिरी थी। यहाँ का जब अभियान किया गया था नुसरत खां उलूग खां द्वारा, तो यहाँ का जो राजा है अनियलवाड़ छोड़ करके, अपनी राजधानी अनियलवाड़ छोड़ करके, ये राजा जो है राय कर्णदेव अपनी पुत्री के साथ, इसकी पुत्री का नाम है देवल देवी, इसकी पुत्री का क्या नाम है? देवल देवी, यानी कि इसी के साथ में है देवल देवी, देवल देवी, अपनी पुत्री देवल देवी के साथ यहाँ पर भाग आया। कहाँ पर? यादव वंश। चूंकि इसके बगल में पड़ोसी, इधर में पूरा का पूरा जो है अगर देखेंगे, पूरा का पूरा ये दिल्ली सल्तनत में है, अलाउद्दीन का क्षेत्र है, तो इधर भागने का सवाल ही नहीं। अगर इधर भागने की बात करेंगे, इधर इसलिए नहीं भाग सकते, इधर का ये अरब सागर है, अरब सागर में डूब कर मरने के लिए थोड़े भागेगा। इधर भी अगर पाकिस्तान वाला क्षेत्र देखेंगे वो भी इसी में आता था,
दिल्ली सल्तनत में, तो उसके क्षेत्र में भागने का सवाल नहीं, तो इसलिए ये भाग के किधर आएगा, यहाँ से इस साइड में आ गया। यहाँ का जो राजा था, यहाँ का राजा क्या था, देवगिरी का राजा। देवगिरी का राजा कौन था, यानी कि यादव वंश का जो राजा था रामचंद्र देव। रामचंद्र देव, यहाँ का राजा रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव ने यहाँ के भागे हुए राजा की सहायता किया, शरण दिया। किसको शरण दिया है, रायकर्ण देव को, और उसकी पुत्री है, ये इनकी पुत्री है देवल देवी को शरण दिया। क्लियर हो गया। अब ये जो दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी बैठा है, सीरी में राजधानी बनाया है, तो दिल्ली ही पूरा सल्तनत माना जाएगा। तो यहाँ से अब इसको जो है उत्तर भारत को कई राज्यों को जीत चुका है, चित्तौड़ को जीतेगा, मेवाड़ को जीतेगा, है ना, कई राज्यों को जो है जीत लेता है। हमको उत्तर भारत चूंकि पढ़ा चुके हैं, उत्तर भारत में नहीं घुसना है फिर इसलिए उत्तर भारत को जीतने के बाद में सबको अपने साम्राज्य में मिला लिया है, गुजरात को भी मिलाया और सबको मिला लिया था। उत्तर भारत को सबसे पहले ये गुजरात को ही जीता था। उत्तर भारत में अगर अभियान अलाउद्दीन का होता है तो सबसे पहले गुजरात का ही होता है। अगर बात करेंगे उत्तर भारत में तो सबसे पहला अभियान गुजरात का होता है, और सबसे अगर अंतिम की बात करते हैं तो जालौर को, उत्तर भारत में जालौर को सबसे अंत में जीतता है। तो उत्तर भारत में सबसे पहले किसको जीता, गुजरात को, सबसे अंत में किसको जीता है, जालौर को। इधर में रणथंभौर को भी जीतता है अलाउद्दीन, रणथंभौर के बाद में मेवाड़ को भी जीतता, कई जगहों को जीत करके अपने दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। अब मिलाने के बाद में जो इसको जो प्राप्त हुआ था मलिक काफूर, मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने अपना सेनापति बनाता है। क्योंकि मलिक काफूर जो था बहुत तीव्र बुद्धि का था, कुशाग्र बुद्धि का था, चंचल भी था, हर प्रकार की कला विद्या जानता था। मलिक काफूर जो किन्नर था, एक हिजड़ा था, हर प्रकार से गुणों से जानता था। यहाँ तक कि उसमें सेना का नेतृत्व करने की भी भावना दिखाई देता था। सैन्य शक्ति को कैसे संचालित करना है ये भी जानता था। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दक्षिण के अभियान में, अलाउद्दीन के समय दक्षिण में मुख्य रूप से 4 राज्य थे। कितने, 4, मुख्य रूप से 4, और भी अगर थे तो छोटे पोटे, उनकी गिनती ना के बराबर। तो अलाउद्दीन के समय 4 राज्य थे। तो एक राज्य ये है यादव वंश, एक राज्य है यादव वंश। यादव वंश को जीतता है। अगर यहाँ की बात करते हैं तो देखिए, जब अलाउद्दीन ने दक्षिण के अभियान में जो है मलिक काफूर को अपना सेनापति बना के भेजते हैं, तो सबसे पहले इसी वंश को, जो यादव वंश है जिसकी राजधानी देवगिरी है, इसको जीतने के लिए आक्रमण किया जाता है। अब इस पे आक्रमण क्यों करता है, दक्षिण भारत में जो भी अभियान किया गया अलाउद्दीन द्वारा, इसका मात्र एक उद्देश्य था, धन अर्जित करना, लूट कर धन अर्जित करना। ऐसा नहीं था कि अलाउद्दीन चाहता था कि ये साम्राज्य विस्तार किया जाए। उसका साम्राज्य विस्तार करने का इरादा दक्षिण भारत में नहीं था। अलाउद्दीन का साम्राज्य विस्तार करने का इरादा नहीं था, केवल इरादा था लूट करके ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करना। अब इस पे क्यों आक्रमण किया, उसके पीछे 3 कारण दिखाई देते हैं। एक कारण अगर देखेंगे, 1296 में अलाउद्दीन ने एक बार आक्रमण किया था। 1296 में अलाउद्दीन ने एक बार आक्रमण किया था, जिसके सफल अभियान के कारण यहाँ का राजा जो था रामचंद्र देव बाध्य हो गया था, और एलिचपुर का जो है दीवानी देने का, राजस्व देने का कह दिया था कि हम देंगे, राजस्व देंगे। लेकिन फिर अपने कार्यों में बिजी होने के कारण, व्यस्त होने के कारण, ये रामचंद्र देव ने एलिचपुर का राजस्व जो है देना, कर देना, टैक्स देना नहीं उचित समझा, नहीं दिया।
एक कारण। दूसरा कारण क्या था, यहाँ का जो राजा था वो भाग करके यहाँ पर आया था। यहाँ का जो राजा था कर्णदेव, राय कर्णदेव जो है अपनी पुत्री देवल देवी के साथ भाग करके यहाँ पर आया था। यादव वंश में, यानी कि रामचंद्र के यहाँ शरण दिया था। रामचंद्र देव ने इसको जो शरण दे दिया था। दूसरी चीज़ क्या थी, जो यहाँ पे जो विजय हासिल किया गया था, तो यहाँ का जो राजा है अपनी पुत्री के साथ भाग आया था, लेकिन इसकी पत्नी जो कमला देवी थी उसको बंदी बना लिया गया था। कमला देवी को नुसरत खान ने बंदी बना लिया था, और नुसरत खान ने जो है इसकी पत्नी यानी कि राय कर्णदेव की पत्नी कमला देवी को अलाउद्दीन के सामने पेश किया था। अलाउद्दीन ने इसकी पत्नी कमला देवी से विवाह किया, और अंत में यही जो कमला देवी है अलाउद्दीन की सबसे प्रिय रानी बन गई, पट रानी बन गई, हेड रानी बन गई, यानी कि सबसे प्रिय। और उसका नाम दे दिया अलाउद्दीन ने मलिका ए जहां। मलिका ए जहां, मलिका ए जहां ये किसे कहा है, कमला देवी को। कमला देवी, मलिका ए जहां किसे कहा गया, कमला देवी को। ये कमला देवी कौन है, राय कर्णदेव की यानी कि गुजरात के जो शासक है इनकी पत्नी है, और अलाउद्दीन ने इनसे विवाह कर लिया है, और ये इनकी अंत में बहुत प्रिय पत्नी बनी है। अलाउद्दीन की प्रिय पत्नियों जितनी पत्नियां उनमें से सबसे प्रिय पत्नी है, इसलिए इनको मलिका ए जहां की उपाधि अलाउद्दीन ने खुद दिया है। अब इनकी पुत्री जो है, इन्हीं की पुत्री मलिका ए जहां की पुत्री देवल देवी है जो यहाँ पर थी। तो इसलिए अब कमला देवी चाह रही थी कि हमारी पुत्री भी हमारे साथ में आके रहें। कमला देवी यानी कि मलिका ये जहाँ चाह रही थी हमारी पुत्री हमारे साथ रहें, तो इनकी पुत्री इनके साथ तभी जाएंगी जब इस पे आक्रमण किया जाएगा। तो एक तो कमला देवी चाह रही थी कि हमारी पुत्री यहाँ पर आए, आक्रमण करने का एक कारण। दूसरा कारण क्या था कि यहाँ के राजा को यहाँ के शासक ने जो है रामचंद्र देव ने संरक्षण दिया था। तीसरा कारण क्या था, इसने जो है जो वादा किया था टैक्स देने का, टैक्स नहीं दिया। ये तीन मुख्य रूप से कारण दिखाई देते हैं। इस तीन कारणों के कारण अलाउद्दीन ने अपने दक्षिण अभियान में सबसे पहले इसी यादव वंश पर यानी कि देवगिरी पर आक्रमण करता है। यदि ये पूछा जाए अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियानों पर पहला अभियान किस पर होता है, तो ये देवगिरी पर होता है। देवगिरी राजधानी है, यादव वंश कह सकता है, देवगिरी कहे या यादव वंश कहे या यादव राज्य भी लिख सकते हैं। तो देवगिरी पर पहला अभियान होता है, और इस अभियान में जो ये राय कर्णदेव था ये पकड़ा गया, बंदी बनाया गया, अंत में मारा जाता है। और इसकी पुत्री जो देवल देवी है, जो इनका फरमान था कमला देवी का हमारे पास है, इस देवल देवी को ले जाकर के कमला देवी के पास में रख दिया। किसने, मलिक काफूर ने। क्योंकि दक्षिण के जितने अभियान हैं सब जगह सेनापति अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को ही बनाया था। यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये भी पकड़े जाते हैं, बंदी बनाए जाते हैं। रामचंद्र देव जो यहाँ के शासक हैं, कहाँ के, यादव वंश के, देवगिरी के शासक हैं, रामचंद्र देव भी बंदी बना के जाते हैं। लेकिन अलाउद्दीन इतना समझदार व्यक्ति, इतना बढ़िया व्यक्ति, यहाँ पे इनके साथ शत्रु जैसा नहीं मित्र जैसा व्यवहार किया, मित्रवत व्यवहार किया। अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव को बंदी बनाने से मुक्त कर दिया, इनका मान सम्मान दिया, इनको जो राज शक्ति का प्रतीक है, राज्य शक्ति का प्रतीक है स्वर्णपत्र जो सर पे पहनाया जाता सोने का, राजा उजा लोग मुकुट पहनते हैं, तो कहिए स्वर्ण मुकुट कहिए, इसका नाम स्वर्ण छत्र कहते हैं। स्वर्ण छत्र इनको प्रदान किया। इनको जीतने के बाद में इनको बंदी बनाया गया। दिल्ली में इनको जो है राजशक्ति का जो प्रतीक होता था, ये क्या होता था, स्वर्ण छत्र इनको दिया। और 1 लाख स्वर्ण दिनार, 1 लाख जो है स्वर्ण दिनार बात करते हैं, क्या दिया है, 1 लाख स्वर्ण दिनार, स्वर्ण टका इनको
दिल्ली में ही इन्हीं को जो है 1,00,000 स्वर्ण टका प्रदान किया। एक तो ये प्रदान किया, स्वर्ण छत्र प्रदान किया, ये राजशक्ति का प्रतीक, और साथ में इनको जो है 1,00,000 स्वर्ण टका, जीत हार गए थे, इनको हारने के बाद में भी यहाँ पे दिया। यही इतना नहीं, इनको राय रायण की उपाधि भी दिया। क्या दिया है? कौन सी उपाधि? राय रायण की उपाधि। राय रायण, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिख सकते हैं, राय रायण, ऐसे एक ही चीज, अड़ा लिखिए या ना लिखिए, राय रायण की उपाधि इनको देते हैं। रामचंद्र देव को दिल्ली में जब ये बंदी बना के जाते हैं, अलाउद्दीन ने इनको एक राजशक्ति का प्रतीक स्वर्ण छत्र देते हैं, 1,00,000 स्वर्ण का टका देते हैं और राय रायण की उपाधि देते हैं, और इनको सम्मान पूर्वक बैठाते, अपने बगल में बैठाते हैं, इनका सम्मान करते हैं। तो रामचंद्र देव जो देवगिरी के राजा हैं, अलाउद्दीन खिलजी से इतना प्रभावित हो गए, इतना खुश हो गए, संभवतः ऐसा माना जाता है कि उसी समय रामचंद्र देव ने जो है अपनी पुत्री झात्यापाली का विवाह जो है अलाउद्दीन से कर दिया। इनकी पुत्री का क्या नाम है भैया? झात्यापाली। कैसे लिखा जाएगा? ऐसे, झात्यापाली या झात्यपाली लिख दीजिए, झात्यपाली। झात्यपाली ये इन्हीं की पुत्री हैं। झात्यपाली का विवाह किससे कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी से। और अंततः यही जो है आगे चल करके रामचंद्र देव जो है अलाउद्दीन खिलजी से इतना ज़्यादा प्रभावित होते हैं, इतना ज़्यादा खुश होते हैं कि इनके सबसे ज़्यादा वफादार मित्रों में से सबसे ज़्यादा वफादार मित्र बन गए हैं यही रामचंद्र देव। रामचंद्र देव सबसे ज़्यादा वफादार मित्र बन गए हैं। ये इनका ये दक्षिणी अभियानों में पहला अभियान यही देवगिरी का था। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगर इसके बाद हम चर्चा करते हैं, इसके बगल में देखेंगे, इसको हम हटा देते हैं, झात्या देवी यहाँ से, क्लियर हो गया, तो इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो एक राज्य है, इस राज्य का नाम है तेलंगाना। तेलंगाना, ये राज्य कौन सा? तेलंगाना। और इसकी जो राजधानी उस समय थी वारंगल। वारंगल, इसकी राजधानी वारंगल थी। ये तेलंगाना राज्य है, इसी के बगल में है वारंगल। यहाँ का राजा जो था, प्रताप रुद्र देव। ये किस वंश का है? काकतीय वंश का। काकतीय वंश पढ़ेंगे आप प्राचीन में। काकतीय वंश यहाँ पे इसका मतलब कौन से वंश रहते थे? काकतीय वंश। और ये काकतीय वंश का अंतिम राजा है। यहाँ की अगर हम बात करेंगे, ये तेलंगाना राज्य है, यहाँ पे काकतीय वंश है, यहाँ का जो राजा है प्रताप रुद्र देव, यही अंतिम राजा रहते हैं। अब यहाँ पे आक्रमण जो होता है, अलाउद्दीन ने इस विजय के बाद में इस विजय को हासिल करना चाहा। यहाँ पे आक्रमण जो होता है ये 1310 की घटना है। 1309-10 में आक्रमण होता है, तो 10 की घटना है। इसमें हुआ था जो आक्रमण 1307-8 की बात है। 1307-8 में इसको जीता गया था अलाउद्दीन के द्वारा। इसको कब जीता जाता? 1310 में। यहाँ का जो राजा है अंततः जो है प्रताप रुद्रदेव हार जाता है, मलिक काफूर जीत लेता है, इसको बंदी बना लेता है। ऐसा कहा गया है जब इसको वारंगल को घेर लिया था तो प्रताप रुद्रदेव ने अपना एक सोने का मूर्ति बनवाया और उसके गले में एक
सीकड़ जंजीर लगा दिया और क्या नाम मलिक काफूर के पास भेजा कि इसका मतलब क्या है, संधि है, संधि के लिए बाध्य हो गया और प्रताप रुद्रदेव अंततः इसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। ये भी अधीनता स्वीकार कर लिए हैं, यहाँ तक कि ये रामचंद्र देव जो है इसके वफादार मित्र भी बन गए हैं। अधीनता तो स्वीकार है, वफादार मित्र भी बन गए हैं और ये इतने वफादार मित्र बने हैं कि आगे अब इसके साथ और इसके साथ अभियानों में भी सहायता करेंगे, क्योंकि बगल के पड़ोसी हैं, जानते हैं स्थितियों को, इसलिए इनको भी इन्हीं के साथ में भेजा जाता है कि जाइए अभियान में। तो यहाँ पर मलिक काफूर ने जब प्रताप रुद्रदेव को पराजित कर दिया, अधीनता मान लिए, तो प्रताप रुद्रदेव ने 100 हाथी, 100 कितने क्या दिए हैं, प्रताप रुद्रदेव ने 100 हाथी दिया है, 100 हाथी, 700 घोड़ा, 700 घोड़ा और अपार जो है, अपार धन जो है दिया। किसको, अलाउद्दीन को। इस पराजय में काकतीय वंश के राजा जो है प्रताप रुद्रदेव ने 100 हाथी, 700 घोड़ा और अपार धन, अतुल्य धन अलाउद्दीन खिलजी को दिया। अलाउद्दीन इस अभियान में बहुत ही खुश हुआ। यही नहीं, इस प्रताप रुद्रदेव का जो क्षेत्र है, यहाँ पे एक गोलकुंडा की खान था, गोलकुंडा का खान है। इस गोलकुंडा की खान से, इसी पर है, इसी के क्षेत्र में आता है, गोलकुंडा की खान से ही एक कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था, जिसे प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को दिया और मलिक काफूर ले जाकर के किसको देता है, अलाउद्दीन खिलजी को। तो 100 हाथी, 700 घोड़े, अपार धन, साथ में कोहिनूर हीरा मलिक काफूर ने अलाउद्दीन को उपहार स्वरूप दिया। इतना लूट के अपार संपत्ति लाए हैं। इसके लिए जो है अलाउद्दीन ने दिल्ली में इस मलिक काफूर का काफ़ी ज़्यादा भव्य स्वागत किया। आगे चलकर अब ये दोनों लोग जो है इसकी अधीनता स्वीकार कर लिए हैं, लेकिन अलाउद्दीन ने इन दोनों को अपने में नहीं मिलाया है, अपने में नहीं मिलाया है और केवल जो है अपना टैक्स जो है, कर जो है, लगान जो है लेने के लिए बाध्य कर दिया है। ये तो मिल गए हैं पूर्ण रूप से, उसी के साथ वफादार मित्र भी हो गए हैं, ये फिर भी इसकी अधीनता में है। जीतने के बाद में लूटा, केवल दक्षिण भारत को लूटा, अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया गया, यह ध्यान देना है। अब इन दो विजयों से अलाउद्दीन खिलजी का मन बहुत बढ़ गया। इन दो विजयों से अलाउद्दीन खिलजी का मन बहुत बढ़ गया। इसलिए अलाउद्दीन ने अब आगे की योजना बनाया। आगे हमको क्या करना है इस पे देखते हैं। देखिए हुआ क्या, ये अलाउद्दीन ने उत्तर भारत को जब जीत लिया, उत्तर भारत को जीतने के बाद सबसे पहले इसने जीता किसको, ये यादव वंश को, यादव वंश को जीता है और इसकी राजधानी क्या है, देवगिरी। देवगिरी वर्तमान में इस देवगिरी का नाम अगर हम बात करेंगे, इसका नाम दौलताबाद है, दौलताबाद, ये वर्तमान में नाम दौलताबाद है। तो यादव वंश को सबसे पहले जीतता है, इसकी राजधानी देवगिरी है और यहाँ का शासक जो था हम बता चुके हैं, रामचंद्र देव, रामचंद्र देव। और यही बाद में अलाउद्दीन का दिल्ली में, जो दिल्ली है, दिल्ली अलाउद्दीन का जो है बहुत खास मित्र बन गए हैं, वफादार मित्र। खास मित्र मतलब वफादार मित्र बन गए हैं। बाद में यही यहाँ तक क्लियर हो गया है। इसके जीतने के बाद में अलाउद्दीन ने यह पार्ट जीतता है, इसका नाम, इस राज्य का नाम है तेलंगाना, तेलंगाना को जीतता है और इसकी राजधानी वारंगल है, वारंगल, इसकी राजधानी क्या है, वारंगल। यहाँ का जो राजा था, कौन था राजा यहाँ का तेलंगाना का, प्रताप रुद्रदेव, प्रताप रुद्रदेव। ये प्रताप रुद्रदेव जो है
अभी हम बता दिए हैं, ये अंतिम राजा है, अंतिम राजा है। किस वंश का अंतिम राजा है? यहाँ पर काकतीय वंश थे, काकतीय वंश था, काकतीय वंश का ये अंतिम राजा है, ऐसा पढ़ेंगे। काकतीय वंश का जो संस्थापना किया गया है बीटा प्रथम द्वारा, और इसका जो प्रतापी शासक था, प्रतापी जो शासक था, तो उसी के पुत्री जो थी रुद्रमा देवी, रुद्रमा देवी पर फिल्म भी बना है। तो काकतीय वंश हम प्राचीन के भारत में इतिहास में पढ़ चुके हैं। तो ये यहाँ पर जो है तेलंगाना में राजधानी वारंगल, यहाँ का शासक प्रताप रुद्रदेव है, अंतिम राजा है, क्योंकि इसके बाद में ये काकतीय वंश समाप्त हो जाता है। इस पर इसको जीतता है। जीतने के बाद में मलिक काफूर को प्रताप रुद्रदेव ने, हमने बताया कि 100 हाथी दिया है, 700 घोड़ा दिया है, अपार मात्रा में अतुल संपत्ति दिया है। साथ ही साथ यहीं पर जो गोलकुंडा का खान था, गोलकुंडा की खान से हीरा प्राप्त हुआ था, उस हीरे को भी इस प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को दिया उपहार स्वरूप, चूँकि ये हार गया था। ऐसा बताए हम बता चुके हैं। संधि में जो है, संधि के लिए क्या भेजता है? अपने सोने की मूर्ति, उसमें गले में जंजीर लगा के भेज देता है कि संधि मलिक काफूर मान लेता है। इतना चीज़ लेकर के जाता है दिल्ली में, किसको देता है? अपने सुल्तान अलाउद्दीन को। सुल्तान ने इस मलिक काफूर के विजय से इतना खुश था कि दिल्ली में इसके लिए जो है भव्य स्वागत किया मलिक काफूर के लिए। अब देखेंगे हम आगे कि अलाउद्दीन ने जब देवगिरी को जीत लिया, वारंगल को जीत लिया, 2 जीत से अलाउद्दीन का मनोबल काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। तो आगे जब बढ़ जाता है तो और एक दूसरा जो राज्य था दक्षिण के, इन दोनों राज्यों के दक्षिण में अब अलाउद्दीन का मन जो है इस राज्यों को भी लूटने को हुआ, क्योंकि अलाउद्दीन का जो दक्षिणी अभियान है वो ज़्यादातर क्या है, अपने साम्राज्य में मिलाने की मंशा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा धन लूट करके इकट्ठा करने की, धन बटोरने की, धन जुटाने की उसकी इच्छा थी। तो ये राज्य था, इस राज्य का नाम है होयसल, इस राज्य का नाम है होयसल, और इसकी राजधानी जो है ये द्वार समुद्र है, द्वार समुद्र है। इसका नाम अब अगर बात करेंगे, अब द्वार समुद्र का नाम है हलेबीड। कई बार पीसीएस में पूछा गया है, हर एग्जाम में पूछा गया है, पीसीएस में ज़्यादातर। ये होयसल है, होयसल की राजधानी द्वार समुद्र, और इस द्वार समुद्र का वर्तमान में नाम क्या है, अब क्या नाम है? हलेबीड। ये कर्नाटक में आता है, ये ध्यान देना है। कहाँ पर? कर्नाटक में आता है। यहाँ पर द्वार समुद्र मतलब अब हलेबीड इसका नाम हो गया है। तो ये होयसल था। इन दोनों को जीतने के बाद में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को होयसल को जीतने का योजना बनाया, और मलिक काफूर को यहाँ पर होयसल को जीतने के लिए द्वार समुद्र भेजता है। क्योंकि होयसल का राजा जो था बीर बल्लाल था, बीर बल्लाल तृतीय। यहाँ का राजा कौन था? बीर बल्लाल तृतीय। इसका पड़ोसी राज्य था ये पांड्य राज्य। इस पांड्य राज्य की राजधानी जो है मदुरा है, मदुरा इसको मदुरई भी कहते हैं, मदुराई या मदुरई है ना। तो पांड्य राज्य की राजधानी मदुरा पर ये बीर बल्लाल तृतीय आक्रमण करने पर व्यस्त था, आक्रमण किया हुआ था, इसी में युद्ध में व्यस्त था। ये इधर में व्यस्त था, बीर बल्लाल तृतीय है ये इस पर व्यस्त था जीतने के लिए। उसी समय अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को सेनापति के नेतृत्व में भेजते हैं। मलिक काफूर यहाँ से आते हैं। चूँकि बीर बल्लाल इधर था, इसलिए दिल खोलकर पूरी सेनाओं ने, मलिक काफूर की सेनाओं ने पूरा होयसल को लूटा, द्वार समुद्र को लूटा। जब ये सूचना पाते बीर बल्लाल वापस जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। अंत में बीर बल्लाल हार जाते हैं, सेना के आगे जो है इस मलिक काफूर की सेना के आगे पराजित हो जाते हैं। अंत में ये भी बीर बल्लाल जो है अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। अब कुल मिलाकर के दक्षिण भारत के जितने भी राज्य हैं
लेकिन मुख्य रूप से 4 बड़े राज्य हैं। इन 4 बड़े राज्य में सबसे पहले इसने अधीनता स्वीकार कर लिया, फिर उसके बाद में इसने अधीनता स्वीकार कर लिया, फिर उसके बाद में इसने यानी कि वीर बल्लाल ने भी अधीनता स्वीकार कर लिया। हालांकि कुछ समय बाद में ये वीर बल्लाल दिल्ली में जाते हैं, सीरी में जहाँ राजधानी बनाए हैं, सीरी दुर्ग भी है, तो दिल्ली में जाते हैं, दिल्ली में ही है, सीरी थोड़ा सा दूर हटके है, तो है दिल्ली क्षेत्र है। तो यहाँ पर जाते हैं वीर बल्लाल, अलाउद्दीन खिलजी के पास में जाते हैं, तो इनके कुछ बातचीत हुआ, इनसे कुछ प्रभावित हुए। अलाउद्दीन खिलजी किससे प्रभावित हुए? वीर बल्लाल से। तो कुछ बातचीत हुआ होगा जिससे प्रभावित हुए, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने इसको इनका राजपाट पूरा वापस दे दिया, भैया ले जाओ अपना राजपाट। तो दक्षिण भारत का एक ऐसा ये राज्य था जहाँ का शासक वीर बल्लाल तृतीय है, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने राजपाट वापस दे दिया, ले जाओ। कुछ समय बाद फिर भी अधीनता, कहा कि अधीनता में रहना है। तो दक्षिण भारत के ये 3 बड़े राज्य हैं जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार किया। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब यहाँ का जो देखिए पांड्य राज्य है, इसकी राजधानी मदुरा है। यहाँ का जो शासक था, यहाँ का शासक अगर हम यहाँ की बात करते हैं यहाँ पे तो यहाँ का शासक जो है कुलशेखर है। कुलशेखर, यहाँ का राजा कौन है? कुलशेखर। ये इसी अलाउद्दीन का समकालीन है, अलाउद्दीन का जो है समकालीन है, अलाउद्दीन खिलजी का। ये यहाँ का राजा था। इसके समझना के दिलचस्प बात क्या है, इसके 2 पुत्र थे, एक का नाम था सुंदर पांड्य और दूसरे का नाम था वीर पांड्य। 2 पुत्र थे, ये 2 पुत्र हैं। तो अब इसमें समझना आपको क्या है, अब सोचिए ये राजा हैं, कहाँ के राजा हैं? यहाँ के पांड्य के राजा हैं। तो इसमें से एक ऐसा है जो चाह रहा कि यदि पिता की हत्या कर दिया जाए, पिता को मार दिया जाए तो शासक हम बन सकते हैं, पिता को यदि समाप्त कर दिया जाए तो हम शासक बन सकते हैं। अब इसमें बताइए कौन सा ऐसा निकम्मा है, कौन सा ऐसा जाहिल व्यक्ति है, कौन सा ऐसा जो है कमज़ोर है जो अपने पिता की हत्या करके जो है गद्दी लेना चाहेगा? सुंदर पांड्य है या वीर पांड्य? दिमाग में सोचिए कौन ऐसा है। एक है, देखिए वीर पांड्य इसका नाम है, ये वीर वास्तव में है, वीर पांड्य इसका अगर नाम है तो वीर वास्तव में है। तो वीर आदमी कभी भी अपने पिता को मार करके या भाई को मार करके या किसी को धोखे से मार करके गद्दी पर नहीं हासिल करता वीर, तो ये वीर पांड्य नहीं करेगा। सुंदर पांड्य, इसका नाम सुंदर है लेकिन ये शरीर से बहुत ही मानसिक से, दिमाग से, हर प्रकार से कमज़ोर है। इसने ही अपने पिता को मार करके सिंहासन धारण कर लेता है। अब जब ये अपने पिता की हत्या करके, सुंदर पांड्य कुलशेखर की हत्या करके, अपने पिता की हत्या करके सिंहासन ले लेगा तो ये विरोध करेगा, चूँकि भाई है, विरोध करेगा, पिता की हत्या करके लिए है, इसलिए दोनों में युद्ध के लिए, दोनों में सिंहासन के लिए क्या होगा? युद्ध होगा। ऐसे युद्ध में ये पुनः दूसरा अब काम क्या, फिर गलती करने जा रहा है। एक गलती तो पिता की हत्या करके किया, दूसरा गलती क्या करता है, अब ये जो है अलाउद्दीन खिलजी से आमंत्रित करता है, कहता भैया अलाउद्दीन खिलजी हमारे यहाँ हमारे भाई हमको गद्दी पर नहीं बैठने दे रहे हैं, आप हमारी सहायता करिए। इसने अलाउद्दीन खिलजी से सहायता मांगा। अलाउद्दीन ने इसे सुअवसर समझा। अलाउद्दीन ने इसे क्या समझा? सुअवसर। इसलिए अलाउद्दीन ने अपने फिर सेनापति, दक्षिण के अभियान में जितने अभियान होते हैं सभी अभियान में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को ही सेनापति बना के भेजा। फिर अलाउद्दीन खिलजी जो आते हैं यहाँ पे इसकी सहायता करने के लिए अपनी सेना को भेजते हैं। सेना में मेन सेनापति कौन है? मलिक काफूर है। अब मलिक काफूर इनकी सहायता करेगा कि इन्हें मारेगा? सोचिए, यहाँ आपको सोचने का मौका दिया जा रहा है, इन्हें मारेगा या जो है छोड़ देगा। मलिक काफूर या अलाउद्दीन खिलजी सब यही जानेंगे। देखिए ये बख्शा नहीं जाएगा, ये मारा जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति अपने पिता का नहीं हुआ, अपने भाई का नहीं हुआ, अपने भाई के खिलाफ हमसे सहायता मांग रहा है, अपने पिता का नहीं हुआ, तो ये हमारा क्या होगा? इनका कहना है, इनके सेनापति मलिक काफूर का कहना, जो अपने पिता का नहीं हुआ
अवसर का लाभ देख रहा, अपने भाई का नहीं हो रहा, तो हमारा क्या होगा। इसलिए वो लोग ऐसा सोचेंगे, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा किया जा सकता है। इसलिए वो आता है मलिक काफूर, सबसे पहले इन्हीं को पकड़ता है, इन्हीं की हत्या करता है, इन्हीं को मारा जाएगा। ये पराजित होते हैं, मारे जाते हैं इन्हीं को। इनको मारने के बाद में इनका पीछा किया जाएगा कि अब ये भी न रहे, क्योंकि उनका काम था लूटना। इसलिए इनको भी पकड़ने के लिए मलिक काफूर एक जगह पे जहाँ पे छिपे थे उनको जाता है, वहाँ से दूसरी जगह जाते हैं, तीसरी जगह, ये जगह बदलते जाते हैं वीर पांड, और इनका पीछा करके मलिक काफूर, ये आगे मलिक काफूर पीछे, इस प्रकार से ऐसे चलता रहता है। ऐसे में अंत में मलिक काफूर थक जाता है, नहीं पकड़ पाता है, मलिक काफूर वापस चला जाता है। वीर पांड पुनः अपने राज्य को प्राप्त कर लेते हैं, वीर पांड अपना पुनः राज्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं जो पांड राज्य है, पांड राज्य को मलिक काफूर या अलाउद्दीन नहीं जीत पाए हैं, क्योंकि इसको पकड़ ही नहीं पाए, इसलिए इसने अधीनता स्वीकार नहीं किया। या यूँ कहें कि पांड राज्य ने अलाउद्दीन की अधीनता, सुदूर दक्षिण का राज्य जो पांड है, इसने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं किया। दक्षिण भारत का एक ऐसा राज्य है, एकमात्र ऐसा राज्य है जो पांड राज्य है, जिसकी राजधानी मदुरा। मदुरा इस समय कहाँ पर आता है, इस समय अगर बात करेंगे तमिलनाडु में आता है मदुरा। तो इसने जो है अधीनता इसकी स्वीकार नहीं किया। यहाँ तक क्लियर हो गया। और इसका जो राजपाट बताए ना कि दे दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, बाद में ये दिल्ली में गए थे, दिल्ली में दे दिया था। ये बाकी इतने जितने राज्य हैं, तीन मुख्य रूप से, और छोटे भी छोटे रहे हुए, उनकी गिनती नहीं है, सब के सब राज्य दक्षिण भारत के अधीनता स्वीकार कर लिए हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर प्रत्यक्ष नीति नहीं अपनाया है, अप्रत्यक्ष की नीति अपनाया है। इनको अप्रत्यक्ष रूप से अपने अधीन ला दिया है। अलाउद्दीन ने अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, न मिलाने का पीछे यही कारण था कि अलाउद्दीन दिल्ली से लगता था कि बहुत दूर है, दक्षिण भारत जो है काफ़ी दूर है, इतने बड़े साम्राज्य का जो है शासन करना जो है ठीक नहीं। अलाउद्दीन का मानना था कि इतने बड़े साम्राज्य का शासन करना ठीक नहीं, हमारे लिए विघटन हो सकता है। इसलिए अप्रत्यक्ष की नीति अपनाते हुए इनको अपने अधीन ला लिया, और इनसे जो टैक्स लेना था, जो कर लेना था, सब बाध्यकारी दे दिया। ये चूंकि मित्र हो ही गए थे। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे, ये जो देवगिरी पर सबसे पहले आक्रमण किया था, यहाँ का राजा जो है रामचंद्र देव है। कुछ समय के बाद में रामचंद्र देव को यहाँ पे नौसारी का जो है नौसारी का जागीर दे दिया गया है। नौसारी का जागीर दे दिया गया था रामचंद्र देव को। रामचंद्र देव को नौसारी का जागीर दे दिया गया था जब इसमें जीता गया था, बताए थे। नौसारी उसे आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। नौसारी जिला में ही डांडी है, डांडी जगह जहाँ पे गांधी जी ने डांडी मार्च वाला कहानी शुरू किया था। तो ये आधुनिक भारत से भी मिलेगा। इतिहास दोहरा दिया कि नहीं, देखिए, नौसारी को जगह दिया, यानी कि जागीर दिया इसको रामचंद्र देव को। फिर यही नौसारी का उल्लेख आता आधुनिक भारत में, डांडी मार्च, डांडी इसी नौसारी में है। इतिहास बार बार दोहराते रहता है। तो इसका जो रामचंद्र देव का पुत्र था शंकर देव, रामचंद्र देव का पुत्र जो था शंकर देव, इसको शंकरन के भी नाम से जाना जाता है। शंकर देव यहाँ पर देवगिरी में गद्दी पर बैठता है। जो देवगिरी पर गद्दी पर बैठता है, इसने जो है घोषणा कर दिया कि मैं अधीनता स्वीकार नहीं करता, किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करता। इसने जो है अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया शंकर देव ने, यानी कि शंकरन ने, या शंकर देव कहिए, शंकरन कहिए, अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। और जो भी टैक्स दिया जाता, कर दिया जाता था, देना जो लगान था, सब कहा नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया। इसलिए अंततः अलाउद्दीन खिलजी ने पुनः मजबूर होकर के फिर उसी अलाउद्दीन खिलजी ने जो है उसी को मलिक काफूर के नेतृत्व में एक दूसरी सेना भेजते हैं, और अब की बार ये समाप्त कर दिया जाता है, पूरा का पूरा छिन्न भिन्न कर दिया जाता है। ये पकड़ा जाता है, बंदी बना करके वापस जाते हैं, पूरी इनकी कहानी समाप्त कर दिया जाता है। इसका मतलब अलाउद्दीन खिलजी का जो दक्षिणी अभियान है सबसे पहले देवगिरी पर होता है, और अंतिम अभियान भी देवगिरी पर होता है। और यही जो अंतिम अभियान है जो देवगिरी का, यही इसी के बाद में समाप्त। इसके बाद में दक्षिण भारत में अभियान कोई करने का सवाल नहीं, क्योंकि ये बहुत दूर था, सुदूर था, इस पर दोबारा नहीं किया गया।
इसका मतलब अप्रत्यक्ष रूप से सबको अपने नियंत्रण में ले लिया। यहाँ तक तो ये था। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपना सैन्य अभियान किया है, विस्तार की नीति अपनाया या जो है विजय नीति अपनाया, तो अलाउद्दीन का विजय नीति दक्षिण विजय नीति, विजय नीति में कैसा, दक्षिण विजय नीति उत्तर भारत के विजय नीति से तनिक से भिन्न दिखाई देती है। कारणों पर चर्चा करें या 100 उदाहरण समझाएं, या कह सकते हैं पक्ष और विपक्ष पर चर्चा करें, जो भी कह देगा। उत्तर भारत की क्या थी, उत्तर भारत में अलाउद्दीन ने जो भी जीता सबको अपने साम्राज्य में मिलाता गया, लेकिन दक्षिण भारत में लूटने के बाद में मिलाया नहीं, जीतने के बाद में केवल अधीनता में लाया है। तो और इनको फिर कुछ को देखिए, इसको अपना राज भी दे दिया, इस पर फिर दोबारा किया ही नहीं आक्रमण। तो पूछा जा सकता है दक्षिण जो विजय अभियान था अलाउद्दीन का, उत्तर के विजय अभियान से तनिक से भिन्न दिखाई देता है। या यूँ भी लिख सकता है उत्तर भारत का विजय अभियान और दक्षिण भारत के विजय अभियानों में थोड़ा सा भिन्नता दिखाई देती है। या उत्तर भारत के राज्यों को मिला लिया जबकि दक्षिण भारत के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में नहीं मिलाया, उन कारणों पर चर्चा करें। जब आप कॉन्सेप्ट समझते रहेंगे तो हल कर ले जाएंगे क्या क्या स्थितियां हैं अपने लाइन में। सेम कहानी वही है, लिखना सब वही है। प्रश्न अनेक प्रकार से बनेंगे, उत्तर एक मिलेगा। प्रश्न अनेक प्रकार से बनेंगे, उत्तर उसका एक ही मिलेगा जब समझे रहेंगे विस्तार में तब। यह था अलाउद्दीन का दक्षिणी अभियान उत्तरी अभियान से थोड़ा सा भिन्न। वीडियो समझ में आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने 10 मित्रों को सब्सक्राइब करें, शेयर कराएं, लाइक जरूर कर दिए। धन्यवाद।